सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक अच्छी शानदार रणनीति के साथ में परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, जिससे कि आपको और भी अच्छा मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं। हमारी जो पहली क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हुई थी, उसकी सफलता के बाद में मैं आपके लिए एक बार इस क्लास का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पार्ट टू में हम आगे के जितने भी रूल्स हैं उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो साथियों, तैयार हो जाओ आगे की क्लास के लिए। अपनी नोटबुक, अपने पेन को अपने हाथ में संभाल के रखें और आगे की क्लास के लिए तैयार हो जाएं। आगे की क्लास में, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हुए थे और उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हो सकते हैं और प्लूरल कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में चर्चाएं की थी। और उसके बाद में ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जिनमें एस लग करके सिंगुलर हो सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो प्लूरल होती हैं। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 1 के बारे में बात की थी, जिसमें 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। उसके बाद में हमने रूल नंबर 2 की बात की थी, जिसमें कुछ पेयर नाउन थे और जो 2 पेयर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उनके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती हैं। इसके बाद में आपको कुछ पेयर नाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। और उसके बाद में हमने चर्चा की थी रूल नंबर 3 की, जिसमें आपको बताया गया था कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती थी। और इसी के साथ में हमने आपको एक शब्द प्रैक्टिस को लेकर के चर्चा की थी कि प्रैक्टिस में कई बार CE होता है, कई बार SE होता है। यदि कल वाली क्लास आपको अच्छे से याद है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा प्रैक्टिस नाउन होता है और कौन सा प्रैक्टिस वर्ब होता है। आज की इस क्लास में हम एक नया सेशन नए जोश के साथ ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जब 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हों, ध्यान दीजिए अगला रूल है, जब 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई होती हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। जैसे आपको पूछा जाए ओनली सिंगल गोल्ड वर्ड दिया जाए, गोल्ड, तो गोल्ड अनकाउंटेबल है, वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर होगी। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर एंड से जुड़े हुए हों तो आगे की वर्ब प्लूरल रहेगी। ऐसे ही फायर एंड आइस 2 अनकाउंटेबल नाउन है, फायर एंड आइस 2 अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब आगे प्लूरल डू का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अपन बात करते हैं रूल नंबर 5 की। यदि आपके पास में कोई मॉडल वर्ब आ रही है, यदि आपके पास में कोई मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हो रहा है, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, तो आगे वर्ब हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। आगे हमेशा प्लूरल वर्ब रहेगी, यानी प्लूरल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें लिखा गया है कैन। पहला जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें लिखा गया है कैन, और कैन के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस में सी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
इस सेंटेंस में कुड मॉडल वर्ब है और कुड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सी को देख करके शोल्व के साथ एस लगा देंगे और सोल्व्स का प्रयोग कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मस्ट मॉडल का प्रयोग दिया गया है। मॉडल मस्ट है तो मस्ट के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होगा, मस्ट मॉडल है तो मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो फॉलो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप साथ साथ लिखते जाएं जिससे कि आपकी तैयारी को थोड़ी मजबूती मिले, और साथ ही डेली प्रैक्टिस करते जाएं जिससे कि आपका अभ्यास निरंतर जारी रहे। आपको मैंने हमेशा दो ही चीज़ें बताई हैं कि कंटिन्यूटी एंड पेशेंस, दीज आर द टू थिंग्स विच कैन बेस यू द विक्ट्री। यदि आप दो चीज़ें कंटिन्यूटी और पेशेंस रखते हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे की रूल में अपन देख पा रहे हैं कि वो सेंटेंस जिनका नाम इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू, डोंट से, प्लीज, काइंडली से और लेट्स से, दोबारा से देख ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू डोंट से, प्लीज काइंडली से, लेट या लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट या लेट्स या लेटस से स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब एक नई क्लास के अंदर अपन जो सेंटेंस ग्रामर है उसका जो बेसिक है उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कौन कौन सी होती हैं, इन सब को लेकर के भी एक नई क्लास में अपन चर्चाएं करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अपन जिस टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो रूल नंबर 6 आपको हमेशा याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए इस वाले सेंटेंस में सेंटेंस का बिगनिंग डोंट से हुआ तो डोंट के बाद में लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में प्लीज से हुआ, प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लेट से हुआ तो लेट के बाद में सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या आपको इतना समझ आया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और ऐसा ही एक जाना पहचाना रूल जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी आना चाहिए। देखो बच्चों, एक बार मेरे को बताइए, गॉड ब्लेस यू, इसमें ब्लेस होना चाहिए या BLESS ब्लेसिज होना चाहिए? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो गॉड है और गॉड कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर रहनी चाहिए, ब्लेसिज आना चाहिए। फिर इस सेंटेंस में ब्लेस का प्रयोग क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? एक स्टूडेंट कमेंट करके बता रहा है कि सर गॉड 36 करोड़ होते हैं, 36 करोड़ प्लूरल होते हैं। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना इधर कि सेंटेंस में शुरुआत में से हुई है। इस सेंटेंस की बिगिनिंग हुई है वो किससे हुई है, में से। और में क्या है, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लॉन्ग लिव आवर कंट्री। चलिए इस सेंटेंस में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। देखें कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन है, कौन कौन सही बताता है? कुछ स्टूडेंट लॉन्ग को सब्जेक्ट मान रहे हैं, कुछ लोग और कंट्री को सब्जेक्ट मान रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है वो ओवर कंट्री ही है। ओवर कंट्री ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ओवर कंट्री है उसके अनुसार वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल सिंगुलर रहेगी। बताइए सिंगुलर रहेगी तो यहाँ लीव जाना चाहिए ना,
क्यों बच्चों, सही कह रहे हैं हम। यदि कंट्री सिंगुलर है तो लीव जाना चाहिए। लेकिन एक बात आपको फिर से बता दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की बिगनिंग, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत MAY में से होती है, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में दिया गया है। लेकिन कई बार इस सेंटेंस में मे को हाइड किया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यदि सेंटेंस में मे नहीं होगा फिर भी सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव होगा, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। कुछ लोगों ने कंट्री को सब्जेक्ट नहीं माना, कुछ लोगों ने लॉन्ग को सब्जेक्ट माना है, कुछ लोगों ने कंट्री को सिंगुलर मान करके लीव्स कर दिया। लेकिन कई लोगों ने तुक्के मार करके इसको कह दिया कि ये सेंटेंस ऐसा ही होता है ग्रामर में। लेकिन इसका रियल जो रीजन है वो ये है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में था जिसको हाइड कर दिया गया था। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत में होती है, जिस सेंटेंस में अपन किसी के लिए कोई विश करते हैं, किसी को कोई ब्लेस देते हैं, किसी के लिए कर्स देते हैं, किसी के लिए होप करते हैं, वो वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में होता है और में के बाद में सब्जेक्ट होता है और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। शायद यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें में होता है, कई बार में को हाइड भी किया जाता है। तो अभी अभी आपने 3 रूल पढ़े। अभी अभी पहला रूल पढ़ा कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर आपने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर अभी अभी आपने पढ़ा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अगले रूल के लिए आप तैयार रहें। अगला रूल कुछ इस तरह से है, लेकिन पहले कुछ आपको सल्यूशन बताने हैं, ये इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस सेंटेंस में ये जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम का एवरग्रीन क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। बहुत बार मैनी टाइम्स आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम ऑफ SSC, in the previous exam of teachers grade, in the previous exam of LDC। आपने सुना होगा आई के साथ वाज का प्रयोग होता है जब सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है। और इस सेंटेंस में आई के साथ में क्या लगाया गया है, वर लगाया गया है। क्या यहाँ पे वाज आना चाहिए, क्या यहाँ पे वर आना चाहिए? कुछ स्टूडेंट वाज कर रहे हैं, कुछ लोग वर कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि आई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलो वो बात छोड़िए, अब इधर आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस में। देखिए इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सी है, और सी तो सिंगुलर ही होता है हमेशा। तो सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग होना चाहिए था? वाज का। जबकि यहाँ क्या दिया गया है? वर दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे एक ट्रिक के साथ। और वो बात क्या है? वो बात है ये, यदि सेंटेंस हो कंडीशनल और हो कंडीशन नंबर 2, जिसका नाम होता है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल इम्प्रॉबेबल कंडीशन। क्या नाम होता है? इमेजिनरी हाइपोथेटिकल इम्प्रॉबेबल, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। तो उस कंडीशन में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि वाज वर का क्वेश्चन आए तो हमेशा वर का प्रयोग ही करना है। अब पता कैसे लगेगा कि ये सेंटेंस कंडीशन है, कंडीशनल है? तो वेरी इजी थिंग, इस सेंटेंस में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इफ। दूसरे सेंटेंस में देख पा रहे होंगे इफ। यदि सेंटेंस में किसका प्रयोग हो? इफ का प्रयोग हो, तो वो सेंटेंस कैसा होता है? कंडीशनल। अब कंडीशन नंबर 1, 2, 3 और 4 जीरो कंडीशन ये भी हो सकती है। इस सेंटेंस में पता कैसे चले कि ये कंडीशन नंबर 2 है? तो मैं आपको एकदम वेरी इजी ट्रिक बता देता हूँ। सेंटेंस के बिगिनिंग में इफ होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में इफ होगा। दोबारा से देखिए, सेंटेंस के बिगिनिंग में इफ होगा, इफ, और उसके बाद में सब्जेक्ट होगा।
सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक आपसे पूछा जाएगा और फिर ब्लैंक के बाद में फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में 4 वर्ड हो सकते हैं। ध्यान दीजिए वो 4 वर्ड कौन कौन से, शुड, वुड, कुड और माइट। दोबारा से बोलिए एक बार, कौन कौन से, शुड, वुड, कुड, माइट, और उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो स्ट्रक्चर कंडीशन नंबर कितने का होगा, 2 का। और कंडीशन नंबर 2 में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। सब लोगों को पता ही होगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज वर्ब। ध्यान दें, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म होगी वोज वर्ब। यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 की 4 बातें बताई गई हैं, शुड, वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ब्लैंक में क्या बनना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होती है। इस सेंटेंस में वर्ब का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये सेंटेंस इमेजिनरी है। तो एक बार फिर से देखिए, जो बताया गया वो सेंटेंस में यहाँ लिखा गया है क्या, इफ आया, यस सर, आई आया, यस सर, यहाँ ब्लैंक आएगा वर्ब की जगह। सेंटेंस में आगे फिर से सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है, आई। आगे 4 लोगों में से कोई 2 लोग, 4 लोगों में से कोई 1 लोग, वुड, कुड, शुड, माइट, इनमें से एक कौन आया, वुड आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई, इसलिए सेंटेंस कैसा हुआ, कंडीशनल। और कंडीशनल में कंडीशन नंबर 2 का, और कंडीशन नंबर 2 में बी की सेकंड फॉर्म वाज, और वर्ब में से हमेशा क्या भरा जाएगा, वर्ब भरा जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी। सेंटेंस कंडीशनल है क्या, यस सर। क्यों, क्योंकि इफ है। क्या कंडीशन नंबर 2 है क्या, यस सर, क्योंकि आगे सब्जेक्ट के बाद में 4 लोगों में से कौन आया, कुड आया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ब्लैंक में क्या लिखा हो सकता है, बी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोज वर्ब। अभी बात बताई है, कंडीशन नंबर 2 होने के कारण सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ऐसी ही 3 बातें यहाँ आपको सीखनी है जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 3 बातें सीखनी हैं और वो तीनों एग्जाम्पल परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इन सभी रूल्स को फॉलो करें, ध्यान रखें, देखते जाएं, सीखते जाएं और एग्ज़ाम को क्रैक करें। परिवार वालों का नाम रोशन करें, साथ में ही हमारा नाम भी रोशन करें। हमारे चैनल को और मोटिवेशन दें और आगे की तैयारी में जुटे रहें। तो अब अपन अगले रूल पे चलते हैं। ऐसा ही रूल मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में दिया गया है, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर। ये वर होना चाहिए, ही के साथ तो मैंने आज तक वाज ही सुना है सर, वर तो कभी आया नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर आ रहा है, इसका मतलब उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ और नियम लगने वाला है। अब इस सेंटेंस में देखिए कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन रूल देखते हैं। कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, मैनर कंजंक्शन। और मैनर कंजंक्शन यहाँ जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एज इफ, एज तो। रूल समझना है, यदि सेंटेंस में मैनर कंजंक्शन एज इफ, एज दो, सेंटेंस में मैनर कंजंक्शन एज इफ, एज दो का प्रयोग हुआ है तो आगे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि बी की फॉर्म पूछी है तो वर्ब हमेशा क्या होगी, वर होगी। ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। देखें इस सेंटेंस में सबसे पहले दिया गया है एज दो। देख पा रहे हो एज दो, और एज दो यदि मैनर कंजंक्शन है तो आगे सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट कौन है, सी, और सी के साथ भी किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। ये दोनों एग्जाम्पल परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें।
अभी आपको रूल नंबर 8 में बताया गया था कंडीशन नंबर 2, जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वर्ब प्लूरल आती है। और यहाँ रूल नंबर 9 में मैनर कंजंक्शन एज दो एज इफ होने पर भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होता है, यानी वर्ब का प्रयोग ही होता है। ऐसी एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस फिर से आ रही है, और मैं कहूँ तो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती हैं 10th लेवल की, 12th लेवल की, या 8th 9th 10th का जो सिलेबस होता है उस वाले सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो हर क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे ध्यान दें कि इस सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस की बिगनिंग हुई है आई विश से, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी बिगनिंग हुई है ओ दैट से, और जो तीसरा सेंटेंस है उसकी बिगनिंग हुई है इफ ओनली से। दोबारा से ध्यान दें, यदि सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो, आई विश, यदि सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो, आई विश, यदि सेंटेंस की बिगनिंग हो आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। दोबारा से बोलिए, आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। थर्ड टाइम बोलिए, आई विश, बोलिए, वेरी गुड, आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। क्या ऐसा फर्स्ट सेंटेंस में आया? यस सर, आई विश। सेकंड में आया ओ दैट, या थर्ड में भी आया इफ ओनली। सबके बाद में सब्जेक्ट देख लेते, आई है, आई के साथ क्या होना चाहिए, वोज, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी, प्लूरल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ वोज, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी, प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस में उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, आप इसको राइट करें, करेक्ट करें, एस डबल ई की जगह एस एच ई लिखें, एस डबल ई की जगह एस एच ई लिखें। क्या सी के साथ में वर आता है? सर जनरली सी के साथ में कौन आता है, वोज ही आता है, लेकिन इस सेंटेंस की बिगनिंग एज इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट, आई विश से हो रही है, इसलिए सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग ही होगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक वाक्य। क्या आप इस पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हैं? क्या आप इस पहले वाले सेंटेंस का अर्थ बता सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस का अर्थ क्या है? बताइए। मैं आशा करता हूँ, ऐसे है, हाँ कुछ ऐसा ही है, मैं आशा करता हूँ। क्या आप इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्या इन सारे फ्रेजेस के लिए हिंदी में एक वर्ड काम में ले सकते हैं? काश। क्या? काश। अब काश का मीनिंग लगाइए, सब सेंटेंस का अच्छा आंसर बन जाएगा। काश मैं एक पक्षी होता, काश वह मेरी फ्रेंड होती, काश वह मेरा पड़ोसी होता। समझ में आया? इन सब सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, एक इमेजिन की जा रही है। इमेजिन बोले तो इमेजिनरी सेंटेंस। अब आप फिर से बता दीजिए इमेजिनरी सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है, वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे, पहला आई विश, दूसरा सी विशेज, अगला ओ दैट, आगे वुड दैट, उससे आगे इफ ओनली। तो आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो फिर भी किसका प्रयोग करना है, वर्ब का। आई होप ये तीनों बेस्ट रूल आपको समझ आए होंगे, जहां आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वर्ब का प्रयोग किया है। बताइए पहले रूल नंबर 8 में इमेजिनरी सेंटेंस, कंडीशन नंबर 2, आगे के जो शब्द थे वो वुड, कुड, शुड, माइट थे, उनको देख करके आपने वर्ब फिल किया था। आगे का नियम हमने पढ़ा मैनर कंजंक्शन, एज इफ, एज दो, तो उसमें भी आपने वर्ब फिल किया। और आगे अभी रूल पढ़ा कि इमेजिनरी सेंटेंस जिनकी बिगनिंग आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली से होती है, वो सेंटेंस भी अपने बाद में वर्ब लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अब अगले जो रूल आ रहे हैं वो बड़े शानदार आ रहे हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप पूरी वीडियो को बड़े धैर्य के साथ में देखें, आपके खुद के
नोटबुक में अपने शॉर्ट नोट बनाते रहें। यदि आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, यदि आपको यहाँ से आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो को क्या करें, आप वीडियो को, यदि आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियो को क्या करें, दोबारा से देखें और इनके शॉर्ट नोट आप बना लीजिए। मैं आपके लिए एक प्रयास और करूँगा कि डेली जितना भी पढ़ा दिया जाता है उसका मैं PDF अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, जिससे कि आपको थोड़े लिखने में आसानी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में बात बहुत आसान सी है। सेंटेंस की बिगिनिंग है ईच बॉय से। ईच क्या होता है, पहले तो ये बताइए ईच क्या होता है, बताइए ईच क्या होता है। कुछ जो साथी हैं वो पढ़े हुए होंगे, ईच, एवरी, इधर, नीदर, रट्टा मारा हुआ सबका। साथियों ये ईच प्रोनाउन भी हो सकता है और ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है। ईच क्या हो सकता है, प्रोनाउन, और ईच क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, और इनका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपको जब फिर कभी दोबारा से इस प्रोनाउन टॉपिक को आप पढ़ाया जाएगा, एडजेक्टिव टॉपिक को आप पढ़ाया जाएगा, तब आपको उसको बेहतर ढंग से समझा दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल आप इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में इतना ध्यान रखेंगे कि यदि सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, क्या सेंटेंस में कहीं भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग दिया हुआ है, और उसके बाद में यदि आपको नाउन लगानी है, यहाँ से वर्ब एग्रीमेंट प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आया है, यदि आपको क्या लगानी है, यहाँ पे नाउन लगानी है, तो वो नाउन कैसी होगी, ध्यान रखें, वो नाउन हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद क्या लगाना हो, नाउन लगानी हो, तो वो नाउन हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यदि आगे वर्ब का प्रयोग करना हो तो वो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद नाउन और वर्ब दोनों हमेशा सिंगुलर रहती हैं। तो देखते हैं इस रूल को। ईच बॉय के साथ वर्ब सिंगुलर इज। लेकिन कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है ना, वो कंफ्यूजिंग करने वाला है। इसमें लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। यदि सेंटेंस ओनली किसका लिखा होता है, बॉय एंड गर्ल, तो आपका जो वर्ब होता वो होता प्लूरल हैव। लेकिन दोनों सेंटेंस में ईच बॉय ईच गर्ल लिखा हुआ है, लेकिन फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा कैसी रहती हैं, सिंगुलर रहती हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको और भी कंफ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ से, यदि सेंटेंस में इतना ही होता मैन, वुमन, बॉय एंड गर्ल, तो 4 लोग हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब कैसे लगाते, प्लूरल, यानी आप यहाँ पे क्या यूज करते, आर यूज करते। और अभी भी जो बिगनर्स हैं, जो लोग अभी भी शुरू में इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख करके आर ही लिखेंगे। जबकि आपको याद रखना है कि सेंटेंस में ईच, 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 ईच कितनी बार आया, 4 नहीं 10 बार आए, 10 बार नहीं 100 बार आए। यदि ईच, एवरी, इधर, नीदर एक से ज़्यादा बार भी आ रहा है, वर्ब के साथ, नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वर्ब हमेशा कैसे लेंगे, सिंगुलर रहेंगे। तो आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है कि ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद नाउन और वर्ब दोनों हमेशा सिंगुलर रहती हैं। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ईच बॉयज आर, तो स्टूडेंट कहते हैं तो ईच के बाद बॉयज आ गया तो आर सही है। ईच बॉयज आर, ये सेंटेंस में दो जगह एरर है। पहली बात तो बॉयज की जगह बॉय होगा और आर की जगह इज होगा। आगे के इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में अपन एक शानदार क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं,
जो मैं कहूँगा कि ये परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हर बार ये करें कि ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, परीक्षा के लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। और यदि आप परीक्षा के लिए छोड़ के कुछ चीज़ को छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांस नहीं है। आपको हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना है, पढ़ना है, याद करना है। और यदि कोई चीज़ एक बार में याद नहीं हो रही है तो उसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, हनुमान चालीसा की तरह 10-10 बार पढ़ लें। आपका जो वोकेबलरी पार्ट है वो जनरली ऐसा ही होगा, उसमें आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही पड़ेगी। किसकी? वोकेबलरी के वर्ड्स की। अब मैं आगे की रूल में आपको ले चलता हूँ, समय आपका ज़्यादा खराब नहीं कर रहा मैं आपको आगे की रूल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस में ईच ऑफ लिखा हुआ है। ईच ऑफ के बाद में द 5 प्लेयर्स लिखा हुआ है। अब अपन स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे? प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आर करेंगे। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो क्या करेंगे? बोलेंगे सर ईच आ गया तो प्लेयर्स की जगह प्लेयर होना चाहिए। क्यों? लेकिन आपको एक बात अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए इधर बोर्ड पे ईच, एवरी, एवरी नहीं, ईदर। दोबारा से देखिए एक बार, और आप नोट्स बनाते भी जाइए। ईच, ईदर और नीदर। अब कुछ लोग कह रहे हैं ईदर या आइदर, नीदर या नाइदर। स्टूडेंट्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। अमेरिकन में इसको ईदर कहा जाता है और ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको आइदर कहा जाता है। अब इनके बाद में कौन लिखा हुआ हो? ऑफ लिखा हुआ हो तो एक बात याद रखें नाउन की, एक बात याद रखें वर्ब की। यदि इन सब के बाद ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अभी जो रूल पढ़ा था उसमें आप बता सकते हैं, अभी जो रूल पढ़ा था इससे पहले वाला, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद नाउन प्लस वर्ब, वहाँ ऑफ नहीं था, यहाँ डायरेक्ट नाउन आ रही है तो ये नाउन कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। और इसके बाद वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। लेकिन अब जो रूल पढ़ाया गया है वो ये है, ये जो पढ़ाया जा रहा है रूल अभी जिसको अपन स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो ये है कि ईच ऑफ, ईच, ईदर और नीदर, एवरी नहीं है यहाँ पे। ईच, ईदर, नीदर के बाद ऑफ हो तो आप बताइए नाउन कैसा, वर्ब कैसा। आई होप आप आसान से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसके बाद में नाउन कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। ऐसा नहीं है, इसके बाद नाउन रहेगी प्लूरल और वर्ब रहेगी सिंगुलर। आप गलतियां 2 जगह करेंगे, या तो नाउन को सिंगुलर कर देंगे या फिर इस प्लूरल के नाउन के चक्कर में या तो इस नाउन को क्या कर देंगे? सिंगुलर कर देंगे इससे सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग, या कई बार इस नाउन में को प्लूरल मान करके आगे वर्ब कैसे कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। जबकि आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके सीखना है। देखिए रूल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, दोबारा से देखिए, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये बहुत बार प्रश्न परीक्षा में है वन ऑफ का, याद रखें। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। दोबारा से बताइए एक बार, खुद बताइए, खुद बोल के बताइए कौन कौन से वर्ड थे। शाबाश, बोलिए। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। और वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। अब ये रूल बहुत ही अच्छा रूल है, आपको याद रखना है। ईच ऑफ के बाद प्लेयर सही है, इज भी सही है। ईदर ऑफ के बाद में 2 स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। नन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल रहेगा, वर्ब इज सिंगुलर रहेगी। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बुक्स रहेगा और वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब ये सब रूल पढ़ने के बाद में आपको, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी लगभग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की
आधे से थोड़ी कम जर्नी पूरी हो गई है। नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ के अंदर अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जितने भी जो थियरी है, जितने भी जो रूल्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद में अपन 2-3 क्लासेज के अंदर इस टॉपिक की एक्सरसाइज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। और 1-2 अपन जो लाइव सेशन लेंगे उसमें अपन डाउट सेशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में पूरे जोश जुनून के साथ जुटे हुए होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि जॉब के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और आशा करता हूँ कि आप जल्द ही किसी एक अच्छी सरकारी सेवा में आपका पदस्थापन होगा। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाएं, जिससे कि जो लोग कोचिंग क्लासेज में जा कर के, बड़े बड़े क्लासेज में जा कर के बड़ी फी पे नहीं कर पाते हैं, वो लोग एक छोटे से रिचार्ज के द्वारा अपने सेशन को, अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास के लिए आपका आरसी क्लासेज है वो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। और आरसी क्लासेज हमेशा आपके इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहा है कि आपका जो तैयारी है वो हमेशा अच्छी रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फैलाएं और इतने धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ में ये वीडियो देखने के लिए आरसी क्लासेज आपका थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है, जय हिंद करता है।